बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग। सारे जहां में धूम हमारे जबान की है। मशहूर शायर दाग दहलवी ने इस शेर में बड़े ही फख्र व गुरूर के साथ उर्दू की सरबुलंदी का तज़किरा किया है। अजीज तलबा व तालिबात, ये बात आप और हम बखूबी जानते हैं कि उर्दू एक शीरीन ज़बान है जो हर जगह हर शख्स को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेती है। अगर हम हिंदुस्तान का जायजा लें तो उर्दू पढ़ने लिखने वालों की तादाद कम होती जा रही है। अब तो ये हाल है कि जो लोग उर्दू जानते हैं वो भी उर्दू की तारीफ, इब्तिदा और इर्तिका से नाआशना है। चाहने वाले बहुत फिर भी मेरा कोई नहीं। चाहने वाले बहुत फिर भी मेरा कोई नहीं। मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ। साल 2001 ईस्वी के सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान में 5 करोड़ 15 लाख 36,111 अफराद उर्दू जबान बोलते हैं। अगर हम हर जबान की अदब पर गौर करें तो हर जबान अपने इलाके, खुसूसी ज़ात या मजहब पर मबनी होती है। मसलन अगर हम चाइनीज जबान का जायजा लेंगे तो वो चाइना में बोली जाती है। इंग्लिश बुनियादी तौर पर इंग्लैंड में बोली जाती है। फारसी की इब्तिदा फारस में हुई, इसलिए वो फारसी कहलाई। अरब में जो जबान बोली जाती है उसे अरबी कहा जाता है। अगर हम थोड़ा गौर करें, उर्दू का ना तो कोई इलाका है, ना कोई ज़ात, ना ही कोई मजहब। इसका नाम उर्दू कैसे पड़ा? इस जबान को उर्दू क्यों कहा गया? आइए हम इसका मुख्तसर जायजा लेंगे। उर्दू जबान का आगाज बाकायदा 14वीं सदी ईस्वी में हुआ। उस वक्त जो सलातीन हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे थे उनकी जबान फारसी थी। इसी वजह से उर्दू अदब पर फारसी का गहरा असर नजर आता है। उन दिनों में दिल्ली में जो बोलियां और जबान बोली जाती थी वो खड़ी बोली, ब्रिज भाषा और असल में हिंदी से मुतासिर थी। उर्दू के मशहूर शायर अमीर खुसरो उर्दू, अरबी, फारसी और हिंदी जबानों के माहिर थे। उन्होंने इन जबानों को यानी फारसी, अरबी और हिंदी जबानों को एक मिली जुली शक्ल दी और जबान उर्दू का नाम दिया और अपनी शायरी में उसे पेश किया। सलातीन जो हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे थे, मुगल सलातीन, उनकी जबान फारसी थी और उनके लश्कर में फारसी बोलने वाले लोग शामिल थे। और साथ ही साथ उन अफराद में कई लोग जिनमें मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ ज़बानें और बोलियां बोलने वाले अफराद भी शामिल थे। कई ज़बानों के अल्फाज इस्तेमाल किए जाने लगे, मसलन हिंदी, फारसी, तुर्की, अरबी वगैरह। वो लोग जब लश्कर की शक्ल में हिंदुस्तान आए तो उसमें और भी नए लोग शामिल होते गए और उन सब से मिलकर कई ज़बानें वजूद में आई और उन कई ज़बानों से मिलकर उर्दू वजूद में आई। उर्दू को इब्तिदा में कई नाम दिए गए। इब्तिदा में उसे रेख्ता भी कहा जाता था, हिंदी कहा जाता था, हिंदवी कहा जाता था, उर्दू ए मोहल्ला का भी नाम दिया गया, हिंदुस्तानी का भी नाम दिया गया। अगर हम माने देखेंगे तो रेख्ता के माने हैं बिखरा हुआ या ईजाद करना या नए सांचे में ढालना। उर्दू का एक मशहूर शेर है मशहूर शायर गालिब का, रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। कहते हैं कि अगले जमाने में कोई मीर भी था। लफ्ज उर्दू दरअसल एक तुर्की जबान का लफ्ज है जिसके माने लश्करगाह या छावनी के होते हैं। तुर्की जबान में उर्दू लफ्ज कहाँ से आया होगा? कहा जाता है कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्की गुलाम था। उसी के जमाने में उर्दू पैदा हो रही थी, यानी पनप रही थी, वजूद में आ रही थी। मुगल शहंशाह शाहजहां ने दिल्ली में शाही किले को किले मोहल्ला के नाम से मौसूम किया। चूंकि मिली जुली जबान यानी उर्दू का रिवाज शाही लश्कर में था और यही जबान किले मोहल्ला में बोली जाती थी, इसीलिए उसे उर्दू ए मोहल्ला का नाम दिया गया। इस तरह उर्दू सरहद पर पैदा हुई और दिल्ली में उसका आगाज हुआ। दिल्ली में उर्दू तेजी से बोली जाने लगी, यानी यहाँ पर फलने फूलने लगी और जुनूबी हिंद में तरक्की पाई। जुनूबी हिंद यानी जो दक्कन का हमारा इलाका है,
यहाँ पर जब उर्दू बोली जाने लगी तो इसमें दक्कनी जबान का लहजा, मसलन तेलुगु वगैरह यहाँ की जबान पे असरार शामिल हो गए, इसलिए उसे दक्कनी कहा जाने लगा। दक्कन के पहले साहिब दीवान शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जो उर्दू, फारसी, अरबी, तेलुगु जबानों के माहिर थे, ये भी एक उर्दू के मशहूर शायर माने जाते हैं। सबसे पहले उर्दू उर्दू जबान का नाम दिया। ये उर्दू के बारे में अ, आज की क्लास में मैंने उर्दू जबान कैसे इब्तिदा हुई और उर्दू के बारे में आपके सामने मुख्तसर सा जायजा पेश किया है। आज हमारी ये जो क्लासेस है, इसका मकसद यही है कि जो उर्दू जिस तरह नज़रअंदाज की जा रही है, हमारे रियासत की दूसरी सरकारी जबान है, और जिस तरीके से इसको अ, हम उर्दू बोलने वाले हैं, हमारी मादरी जबान उर्दू है, हम उर्दू की खिदमत बतौर उर्दू टीचर या उर्दू लेक्चरर किस तरह मुलाजिमत के जरिए अदा कर सकते हैं। आइंदा उर्दू के मुस्तकबिल को महफूज रखने के लिए, उर्दू जबान को तरक्की देने के लिए, आइंदा नस्ल तक पहुंचाने के लिए उर्दू पढ़ना और पढ़ाना बेहद ज़रूरी है। अब ये हमारी खुशनसीबी है और आज हमें ये मौका मिल रहा है कि हम उर्दू के ज़रिए बहुत सारी सरकारी मुलाजिमतें हासिल कर सकते हैं। तो ये एक हमारे लिए एक बेहतरीन मौका है। इस मौके का हम फ़ायदा उठाते हुए, बखूबी फ़ायदा उठाते हुए, हमारी फ़र्ज़ है, समझिए हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम बतौर उर्दू टीचर हम किस तरह मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी कर सकें। इनफरादी तौर पर भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा और ये मुलाजिमत हमारी फैमिली के लिए और ख़ुद हमारे अफराद ख़ानदान के लिए भी मुस्बित साबित होगा। तो हम इस तरह हम उर्दू की तैयारी कैसे करेंगे? एक तो इनफरादी तौर पर तैयारी करना ज़रूरी है। माशाल्लाह आप तमाम लोग पीजी में उर्दू करे हुए हैं, पीजी लेवल के हैं, और शायद स्कूल्स में जॉब्स भी कर रहे होंगे, कॉलेजेस में पढ़ा भी रहे होंगे, मगर क्योंकि ये मुसाबकती इम्तिहान है और इसकी जो तैयारी करना है वो हम इनफरादी तौर पर मुकम्मल तौर पर तैयारी नहीं कर सकेंगे, इसके लिए हमें कोचिंग से या फिर रहबरी समझिए जोड़ना ज़रूरी है, ताकि हम इम्तिहान में कोई भी सवाल छोड़ ना सके और साथ ही साथ बाद में हमें इसका अफसोस ना हो, पछतावा ना हो कि अगर हमारी रहबरी सही अंदाज में हो गई होती तो शायद ये गफलत ना होती। तो देखिए, उसके लिए तीन चीज़ें ज़रूरी हैं इम्तिहान की तैयारी के लिए। एक तो हमें इनफरादी तौर पर जो हमारे सिलेबस दिया गया है हुकूमत की जानिब से, तमरीज़ में सिर्फ तमरीज़ में ही उर्दू की जायदादें हैं, टीजीटी में है और जूनियर लेक्चरर के लिए है। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट के लिए तलबा और तालिबात को पढ़ाना है और स्कूल की सतह पर फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ क्लासेस को पढ़ाना है टीजीटी टीचर्स के लिए। तो यहाँ पर हमें पहले तो इनफरादी मुताला करना ज़रूरी है। पीजी का सिलेबस जो हम आमतौर पर यूनिवर्सिटी में हासिल करते हैं, वही सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। हम इसका इम्तिहान के नुक्ते नज़र से तफसीली तौर पर तैयारी करेंगे, मुताला करेंगे, और साथ ही साथ ये जो कोचिंग दी जा रही है उसके रेगुलर क्लासेस अटेंड करेंगे। क्लासेस ना होने की सूरत में हमारा तसलसल टूट जाएगा और पहली तरह दिलचस्पी कायम नहीं रह सकेगी। और इसके अलावा जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन होना ज़रूरी है, यानी एआदा। उसको शाम हो या आप जब भी आपको फुर्सत मिले, रोज़ाना की क्लास का आप एक मरतबा एआदा कर लीजिए, उसको दोहराई, अहम अहम पॉइंट्स नोट कीजिए, तो वो क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मेरा यहाँ पर आपको समझाने का मकसद यही है कि इंशाअल्लाह कल के दिन इम्तिहान में, उर्दू के इम्तिहान में आपको किसी किस्म की कोई कमी महसूस ना हो पाए, आपकी तैयारी भरपूर अंदाज में हो सके और आपके जहन में जो भी शकूक हो, वो शुबहात हैं पेपर की तैयारी के बारे में, उसको यहाँ पर हमारी कोचिंग के ज़रिए इंशाल्लाह तशफ़ी बख्श जवाबात के ज़रिए हल किया जाएगा। तो यहाँ पर जो टीजीटी का सिलेबस है, अ, कल मैं उसके बारे में आपको बताई थी। आज फिर से हम दोबारा थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास और भी नए लोग जुड़ गए हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए भी रहनुमाई हो जाती। वैसे तो आप लोगों के पास सिलेबस आ चुका होगा, मगर एक मरतबा यहाँ पर मैं दोहराना चाह रही हूँ। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं, आप लोग देख सकते।
جی آپ لوگوں کو اسکرین نظر آ رہا ہے؟ جی میم. ہاں تو ایک 5 منٹ میں مختصر جائزہ لیں گی میں. دیکھیے ٹی جی ٹی کا جو سوالیہ پیپر ہے، پیپر پیٹرن اس طریقے سے دیا جائے گا. پیپر 1، پیپر 2، پیپر 3 ہے. پیپر 1 میں جنرل اسٹڈیز ہے، اس میں 100 سوالات ہیں. 120 منٹ کا وقت دیا جائے گا، 100 نشانات ہیں اس کے. اور پیپر 2 میں بھی 100 سوالات ہے، 120 منٹ کا وقت دیا جائے گا، اس کے بھی 100 نشانات ہیں. پیپر 3 جو ہے وہ ہمارا اب جو چلے گا وہ پیپر 3 ہے، یعنی ہمارا جو اردو سبجیکٹ ہے وہ پیپر 2 میں آپ کو میتھڈ پڑھایا، میتھڈ کے لحاظ سے رہے گا، موضوع رہے گا میتھڈ کا. اور پیپر 3 میں آپ کا جو سبجیکٹ ہے اردو ادب لٹریچر جو ہے ہمارا وہ پڑھیں گے ہم. پیپر 3 میں بھی 100 سوالات ہیں اور اس کے 120 نشانات ہیں. 120 منٹ ہے ٹائم، اور 100 نشانات ہے. جملہ 300 نشانات کا پیپر رہے گا، اس میں ڈیمو نہیں ہے. پیپر 3 ہے یہ. اب ہم جو پڑھیں گے تیاری کریں گے، یہ پیپر 3 کی تیاری ہے. اچھا یہ تو اس میں ویکنسیز وغیرہ کے بارے میں ہے، نوٹیفیکیشن میں خاص آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، نوٹیفیکیشن میں دیا گیا ہے یہ سب. اچھا پیپر 3 کا جو سلیبس ہے ٹی جی ٹی کا، میں جلد سے جلد دہراؤں گی. کل بھی انشاءاللہ کلاس میں یہ ہو چکا تھا. دیکھیے ادیبوں اور پہلا جو سوال ہے، جملہ 10 سوالات دیے گئے. یہاں پر صرف موضوع کے طور پر ایک لائن میں دیا گیا، مگر اس کے لیے ہم کو گہرائی میں جا کے تفصیلی طور پر مطالعہ کرنا ضروری ہے. دیکھیے کیا کیا ہے. ادیبوں اور شاعروں کی سوانح حیات، ادبی کارنامے اور ان کے کرداروں کا جائزہ. جماعت ہشتم، جماعت نحم اور جماعت دہم، یہ 3 کلاسز کی کتابوں کے علاوہ انٹرمیڈیٹ کی کتابوں کا بھی شعراء اور مصنفین کے بارے میں تفصیلی معلومات کا مطالعہ کرنا ضروری ہے. دوسرا جو ہے اردو زبان و ادب کی ترقی کے مختلف ادوار، دور متقدین اور دور جدید، یعنی قدیم دور اور جدید دور کے بارے میں اردو ادب کی ترقی کس طرح ہوئی، کون کون سے دور ہے، اس کے بارے میں پڑھنا ہے. تیسرا جو ہے زبان کی مختلف شکلیں ہیں، جس میں دبستان دہلی، دبستان لکھنؤ، دکنی زبان، الگ الگ علاقوں میں الگ الگ زبانیں بولی جاتی جا ہیں. جا سنو جا. تو ان تمام دبستانوں میں کیا فرق ہے، کہاں پر کون سی زبان بولی جاتی ہے، اس کے بارے میں. اس کے بعد ہے اردو زبان پر دیگر زبانوں کے اثرات. پنجابی، ہندی، فارسی، انگریزی، ان زبانوں کے اثرات اردو پر کیا پڑے اور اس سے اردو کو کیا فائدہ ملا. پانچواں ہے اصناف ادب کا مطالعہ. ہاں یہ دیکھیے، نثر ہے، نظم ہے، غزل، قواعد، مضمون نگاری، خطوط نگاری، خاکہ نگاری، انشائیہ ہے، مثنوی، رباعی، مرثیہ، قصیدہ، دوہے، ماہیہ اور خطا. یہ کیا ہے، اصناف ادب کہلاتے ہیں. ان کے بارے میں ہم کو مختصر طور پر جائزہ لینا ضروری ہے. پھر چھٹواں ہے اردو کے اسالیب. اسالیب یعنی اسلوب کی جمع ہے. اسلوب کسے کہتے؟ مختلف مصنفین کے طرز اسٹائل. طرز اسٹائل جو ہے یعنی ان کے لکھنے کا طریقہ، انداز بیاں، اسے اسلوب کہا جاتا ہے. ہم کو یہاں پر الگ الگ مصنفین کے اسالیب کا جائزہ لینا ہے. کون سے عہد میں کون سے مصنف کا اسلوب شہرت رکھتا تھا، اس کی وجہ کیا تھی، اور ان کے اسلوب کے نمونے، یہ پڑھنا رہے گا. ساتواں جو ہے اردو زبان کی حیثیت ہے. مادری زبان، یہ میتھڈ میں بی ایڈ کے میتھڈ میں پڑھے تھے. یہاں پر دیکھیے، مادری زبان، دوسری زبان، سرکاری زبان، قومی زبان، رابطے کی زبان، تحریری زبان، علامتوں کی زبان، اشاروں کی زبان، یعنی اردو زبان کی ان حیثیتوں کے بارے میں ہم کو جائزہ لینا. آٹھواں جو ہے اردو زبان کے عناصر. دیکھیے یہ قواعد ہے، اس میں کیا ہے، کلمہ، کلمے کے اقسام، اور جملہ، جملے کے اقسام، الفاظ کے اقسام، سابق، لاحق، محاورے، ضرب المثل، رموز و اوقاف، ثنائے بدائے، تلفظ، مخارج، اعراب. یہ جو ہمارے اسکول کی کتابوں کا سلیبس دیا جا رہا، اسی میں یہ تمام قواعد شامل ہیں. نواں جو ہے ترجمہ اور ٹیکنیک ہے. ترجمہ نگاری کسے کہتے ہیں، ترجمے کے اقسام کیا ہیں، ایک زبان سے دوسری زبان میں الفاظ کا ترجمہ کس طرح کیا جاتا، متن کا ترجمہ کس طرح کیا جاتا، اس کے لیے کیا چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اس کے بارے میں. اور آخر جو ہے وہ جانچ ہے، یعنی یہ ہم جو میتھڈ پڑھتے، طریقے تدریس اردو میں جو پڑھایا جاتا بی ایڈ میں، وہ اس سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے یہ. اس میں امتحان کے اقسام، موضوعی اور معروضی ٹیسٹ کی خصوصیات، معروضی ٹیسٹ کے اقسام جو ملٹیپل چوائس کوشچنس رہتے، اور مسلسل جامع جانچ، اور قانون حق تعلیم این سی ایف 2005، اور اس کے علاوہ اکیڈمک معیارات. اس طریقے سے یہ سی جی ٹی کا سلیبس ہے. جے ایل کے سلیبس میں یہاں پر ہم کل جائزہ لیے تھے، پھر سے میں دوبارہ ایک مرتبہ دوہرا رہی ہوں کہ صرف دیکھا جائے تو صرف 4 سوالات دیے گئے یہاں پر. 4 سوالات میں ہم کو مختصر سلیبس دکھ رہا، مگر یہ تمام تر سلیبس اردو کی ابتدا سے لے کر دور جدید تک کے شعراء اور مصنفین کو شامل ہے.
तो देखिए पहला जो है स्टोरी ऑफ फॉलोइंग 10 ऑथर्स एंड पोएट्स, 10 शोरा और अदीबों के बारे में मुताला करने के लिए कहा गया। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वली, मीर, अनीस, गालिब, सर सैयद हाली, इकबाल, प्रेमचंद और कृष्ण चंद्र। इन तमाम की शख्सियत, उनके अदबी कारनामे, हालात ज़िंदगी, किस वजह से मशहूर हुए, कौन से इनामात दिए गए, शेरी मजमूए कौन से हैं, उनके अहम अखवाल कौन से हैं, ये तमाम चीज़ों का हमको तफसीली तौर पर जायजा लेना है। दूसरा क्या है, मशहूर शोरा के अशार, जो आज तक हम तक पहुंच सके, वो मशहूर शुरा के अशार जो है हमको उन्हें याद करना होगा। सवालात दिए जाएंगे, शेर दिया जाएगा, और किस शायर के हैं हमको पहचानना हो, तो यहाँ पर उसके बारे में तैयारी करना है। तीसरा सवाल जो है उर्दू लिटरेचर, अच्छा, स्टडी ऑफ फॉलोइंग 8 ट्रेंड्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर। देखिए उर्दू अदब के मुख्तलिफ आर्ट तहरीकें हैं, यहाँ पर उनके बारे में हमको जायजा लेना है। पहला जो है डेवलपमेंट ऑफ उर्दू अंडर द कुतुब शाही एंड आदिल शाही। कुतुब शाही अहद और आदिल शाही अहद जो हमारे दक्कन पर हुकूमत करते थे, बादशाहों का दौर गुजरा है। इन बादशाहों के दौर में उर्दू में क्या तरक्की हुई उसका जायजा लें। दूसरा दिल्ली स्कूल के बारे में, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, जो अभी टीजीटी के सिलेबस में भी है। फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में, अलीगढ़ तहरीक, सर सैयद अहमद खां इसके रूह रवां थे, इकबाल और उनका अहद। और उसके अलावा हैदराबाद में जो मशहूर यूनिवर्सिटी है हमारी उर्दू की, जामिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी, उसकी क्या खिदमत है उर्दू अदब पर और उसके क्या असरात मुरतब हुए। और आठवां जो है वो तरक्की पसंद तहरीक। तरक्की पसंद तहरीक 1936 में शुरू हुई, उर्दू अदब में बहुत अहमियत की हामिल है। उसके क्या असरात रूनुमा हुए हमारे उर्दू अदब पर, उर्दू में असनाफ अदब को किस तरह फरोग मिला तरक्की पसंद तहरीक के जरिए, इन तमाम चीज़ों का जायजा अहाता करना जरूरी है। आखिर में जो है वो उर्दू लैंग्वेज और लिटरेचर के वेरियस एस्पेक्ट्स, यानी हमको यहाँ पर कवायद का मुताला करना है, और उर्दू के जो आवाज़ें वगैरह है, मखारिज है, और जैसे उर्दू के मुख्तलिफ लिसानियात की शाखें वगैरह है, उसका मुताला करना है। देखा जाए तो सिर्फ 4 पॉइंट्स में यहाँ पर सिलेबस दिया गया, मगर हमको इसकी तैयारी तफसीली गहराई से करना है, बारीक बीनी से इसका हम इंशाल्लाह मुताला करेंगे। वैसे तो माशाल्लाह आप लोग तमाम लेक्चरर्स हैं या फिर पीजी करे हुए हैं, सिलेबस के लिए बारे में आपको ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लगा होगा। जो आप पढ़ चुके हैं वो उसको फिर से दोहराया जाएगा यहाँ पर। तो मैं अभी आपको मुख्तसर तौर पर उर्दू अदब के बारे में पढ़ाना चाहूँगी। यहाँ पर हम कल जो क्लास में थोड़ा सा पढ़े थे, मैं यहाँ रिवीजन करना चाह रही हूँ। देखिए उर्दू अदब 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, अ, एक है नस्र और एक है नज्म। यानी कोई भी जबान हो उसमें अदबी इजहार की 2 शक्लें होती हैं, एक नस्र कहलाती है और दूसरी नज्म कहलाती है। और नस्र किसे कहते हैं? नस्र ऐसी इबारत को कहते हैं जिसमें कलाम यानी बातचीत गैर मौजू और गैर मुखफ़ा हो, और कलाम मौजू और मुखफ़ा को नज्म कहा जाता है। यहाँ पर नज्म और नस्र में यही फर्क है। और एक बात क्या है, नस्र की अगर हम आम तारीफ करेंगे तो फैली हुई इबारत को नस्र कहते हैं, और नस्र की इकाई जुमला होती है, यानी कई जुमलों को मिलाने से नस्र वजूद में आती है। तरतीब से लिखी हुई ऐसी इबारत जिससे मफहूम अदा हो उसे जुमला कहते हैं, और कई जुमलों को मिलाने से नस्र वजूद में आती है। इस तरह यह नस्र की तारीफ हुई। अब हमारे पास स्क्रीन पे देखिए आप, नस्र जो है वो मुख्तलिफ अकसाम है नस्र के, हैयत के एतबार से अलग है, और यहाँ पर उसकी अकसाम अलग है। देखिए सादा नस्र भी है, मुसज्जा है और रंगीन है। हम जो पढ़ रहे हैं अब वो अफसानवी नस्र और गैर अफसानवी नस्र, ये 2 अकसाम भी ये नस्र की मशहूर अकसाम है। अफसानवी नस्र जो है उसमें दास्तान है, नावल है, अफसाना है और ड्रामा है। गैर अफसानवी नस्र में मजमून है, इंशाइया है, खुतूत जिसे मकतूब भी कहा जाता, सवाने निगारी है, खुद नविश सवाने जिसे आप भी कहेंगे हम, दिबाचा है किसी किताब की इब्तिदा में जो मजमून लिखा जाता, और सफरनामा है, खाका है, रिपोर्ट ताज है, और तंज व मिज़ा है। ये भी क्या कहलाता? गैर अफसानवी नस्र की अकसाम में ही। तो यहाँ पर हम अफसानवी नस्र के जो 4 अकसाम है, दास्तान, नावल, अफसाना, ड्रामा, इनका जायजा लेंगे, मुख्तसर तौर पर इनका जायजा लेना चाहेंगे। तो वैसे तो हम
सिलेबस शुरू करने से पहले ये तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ चुके होते हैं। हो सकता है इसमें से कुछ मुख्तसर सवालात आ जाए, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको मुख्तसर तारुफ पेश करना चाहूंगी। जी, आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है? यस मैम। देखिए, पहली जो नस्र की किस्म है वो दास्तान कहलाती। दास्तान के बारे में पढ़ेंगे हम कि दास्तान आखिर है क्या। अहद कदीम में दास्तान लिखी जाती थी, पढ़ी जाती थी और सुनी जाती थी। अब मौजूदा दौर में दास्तान का रिवाज नहीं रहा, मगर चूंकि हमारी उर्दू नस्र की जो इब्तिदा हुई वो दास्तानों से हुई, इसलिए हमें दास्तान के बारे में पढ़ना जरूरी है। और उर्दू का नस्र का बेशतर हिस्सा दास्तानों पर मुश्तमिल है। लफ्ज दास्तान पहलवी जबान से फारसी में दाखिल है। उर्दू के मुख्तलिफ असनाफ जो है वो अरबी से फारसी में आई और फारसी से उर्दू में आई। तो इस तरह अरबी में उसे किस्सा कहा गया दास्तान को, और हिंदी में कहानी कहा गया। फारसी में दास्तान भी राइज है, जिसके माने किस्सा या कहानी के होते हैं। अदब की इस्तिलाह में दास्तान ऐसी तवील कहानी को कहते हैं जिसमें किस्सा दर किस्सा वाक़यात बयान होते हैं, और तमाम किस्सों का ताल्लुक असल दास्तान से होता है। देखिए, तवील कहानी अहम है यहाँ पर, और किस्सा दर किस्सा अहम है। तवील कहानी यानी ऐसी कहानी जिसमें एक किस्से के बाद दूसरा किस्सा एक दूसरे से मरबूत हो, और तमाम किस्सों का ताल्लुक एक ही कहानी से हो। जिसमें दास्तान में और क्या चीजें हैं? गैर यकीनी वाक़यात हैं, अजीब व गरीब हालात हैं, सहर या जादू के जरिए कहानी में अनहोनी मामले को होनी में तब्दील करने का वक्त तो मौजूद होता है, यानी ये खूबी सिर्फ दास्तान में मौजूद होती है। दास्तान में माफौकुल फितरत अनासिर, माफौकुल फितरत अनासिर यानी ऐसे फितरी अनासिर जो हमारे हमें नजर नहीं आते, जो हमारी ख्याली तस्वुराती अनासिर होते हैं, जो इंसान ऐसे काम जो इंसान नहीं कर सकता, दास्तानों में उन कामों को इन अनासिर के जरिए अंजाम दिया जाता है। जैसे जिन है, देव है, भूत प्रेत है, परी है, राक्षस वगैरह, या फिर ये अजूब गरीब मखलूक़ात के अलावा जादू टोना, इस किस्म की कहानी में इस किस्म के मौज़ूआत शामिल करके बेशुमार किरदारों के जरिए हैरत में डालने वाले कारनामे बयान होते हैं। इन तमाम का ताल्लुक ख्याली दुनिया से होता है। देखिए, ये ख्याली दुनिया बहुत अहम है। दास्तान में सिर्फ ख्याली दुनिया का तस्वुर पाया जाता है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। दास्तान में एक ख्याली दुनिया बसाई जाती है, ख्याली वाक़यात का बयान होता है, इस पर तख़य्युल का रंग होता है। इस तरह ख्याली किस्से, कहानियाँ, अनहोने वाक़यात, अजीब व गरीब किरदार के साथ माफ़ाकुल फितरत अनासिर, गैर फितरी रवैयों का वजूद किसी किस्से में मौजूद हो तो हम उसे दास्तान कहेंगे। इसकी अज्जाई तरकीबी क्या है, यानी किन चीज़ों को मद्देनजर रखकर दास्तान लिखी जाती है? देखिए, पहले तो मौजू होना ज़रूरी है, किस मौजू पर दास्तान लिखी जाती है। प्लाट यानी कहानी का जो हम एक के बाद एक कहानी को पेश किया जाता है, वो कहानी का प्लाट कहलाता है। और उसके बाद टेक्निक यानी हिस्सा दर हिस्से की टेक्निक जो इस्तेमाल की जाती है दास्तानों में। एक किस्सा खत्म होते ही दूसरा किस्सा वहां से शुरू हो जाता है, जैसे हातिम ताई की दास्तान है, अल्फ लैला की कहानियां हैं। ये तमाम कहानियां एक ही किस्से पर मुश्तमिल नहीं होते, बल्कि इसमें कई वाकयात मिलाकर एक कहानी बनाई जाती है। कई किस्से मिलाकर एक कहानी को तश्कील दिया जाता है। और जैसा कि अभी हम पढ़े, माफाकुल फितरत अनासिर है, और जो किरदार वगैरह पेश किए जाते हैं, ये दास्तान के अहम हिस्से हैं, अहम किरदार हैं, अज्जाए तरकीबी है। अच्छा, हमारे पास उर्दू अदब में दास्तान का आगाज और इर्तिक़ा कैसे हुआ, कब हुआ? देखिए, नस्र में जो हमारे पास उर्दू में सबसे पहले दास्तान लिखी गई, वो आप लोग सुनते हुए नोट कर सकते हैं। अहम चीजें कौन सी है? वो दास्तान है मुल्ला वजी की सबरस है। मुल्ला वजी दास्तानिगार है, दास्तान लिखने वाले हैं, और उनकी दास्तान का नाम सबरस है। ये उर्दू की सबसे पहली दास्तान कहलाती है। कब लिखी गई? 1405 हिजरी यानी 1635 ईस्वी में गोलकुंडा में लिखी गई। गोलकुंडा यानी ये कहाँ का दौर है, कहाँ का शहर है? दौर ये यानी ये कुतुब शाही अहद में ये दास्तान लिखी गई। अब्दुल्ला कुतुब शाह उस जमाने में बादशाह थे, उनकी फरमाइश पर मुसज्जा व मुखफ़ा नस्र यानी उस जमाने में इस किस्म की नस्र लिखी जाती थी। इस नस्र में दास्तान सबरस मुल्ला वजी ने लिखा।
उर्दू में अदबी नस्र का पहला नमूना सबरस को माना जाता है। यानी हमको सवाल आएगा इम्तिहान में कि उर्दू में अदबी नस्र का पहला नमूना क्या है, या फिर उर्दू में अदबी नस्र में सबसे पहले कौन सी चीज लिखी गई, तो हम वहां पर जवाब लिखेंगे कि सबरस दास्तान का नाम है ये। उसके बाद तवील अरसे तक कोई नकली दास्तान नहीं मिलती। हम यहाँ पर इब्तिदा से लेके आखिर तक के जायजा ले रहे थे दास्तानों की। तो यहाँ यानी 1635 ईस्वी में जो दास्तान लिखी गई, उसके कई साल तक हमको उर्दू अदब में कोई और दास्तान लिखी हुई नहीं मिली। अलबत्ता मसनवी की सिनफ में मंजूम दास्तानें जरूर मिलती हैं। यानी दास्तान में जो वाकया नसरी शक्ल में बयान किया जाता, नज्म में वही वाकया मसनवी की शक्ल में बयान किया जाता। वहां पर मसनवी में अशार रहते और दास्तान में इबारत रहती। तो यही फर्क है मसनवी और दास्तान में। जैसे ये जो मंजूम दास्तानें हैं, उसकी मिसाल है ये जो मसनवी की शक्ल में लिखी गई, कुतुब मुश्तरी, फूल बन और तोतीनामा वगैरह, ये भी दक्कन में लिखी गई। अब देखिए, उर्दू का हम अगर जो भी हम असनाफ का जायजा लेंगे, जो भी सेम्स का जायजा लेंगे, चाहे वो दास्तान हो, नावल हो, अफसाना हो या ड्रामा हो, या फिर शायरी के जो असनाफ सुखान है उनका अगर हम जायजा लेंगे, तो हमको शुमाली हिंद का अलग जायजा लेना है, जनूबी हिंद का अलग जायजा लेना है। तो अमीन, यहाँ पर ये तो हम पढ़े जनूबी हिंद के बारे में, जहाँ पर अमीन दास्तान की बेटा। सबसे पहले इब्तिदा हुई। अब देखिए, अगर हम शुमाली हिंद में देखेंगे कि उस वहां पर दिल्ली की तरफ क्या हाल है, वहां की दास्तानें कैसे लिखी जा रही है, उर्दू अदब की वहां पर क्या आगाज तरक्की हो रही है, कैसे इब्तिदा हो रही है, तो उस बारे में अगर हम पढ़ेंगे, तो उर्दू में दास्तान नवीसी का बाकायदा आगाज फोर्ट विलियम कॉलेज की हाँ बेटा, खिदमत से होता है। किसी का है एम फोन? ए उर्दू में फोर्ट विलियम कॉलेज के बेटा बारे में एक बार बार मिनट। आता, तो यहाँ पर ये बहुत अहम है कि फोर्ट विलियम कॉलेज से हमारे पास उर्दू अदब में दास्तान का आगाज। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कायम किया गया था। कौन से साल? 1800 ईस्वी में। किसने कायम किया था? डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने। ये हिंदुस्तानी शोबे के सदर थे। नहीं हो रही, रिकॉर्डिंग हो रही बेटा, हिंदुस्तानी इधर है शोबा ना। यानी उर्दू का जो शोबा था, उर्दू जबान को उस वक्त हिंदुस्तानी जबान कहा जाता था। ये कॉलेज किस लिए कायम किया गया था? क्या क्या यहाँ पर उर्दू खास तौर पे जो अंग्रेज हमारे पास हुकूमत कर रहे थे, उन अंग्रेजों को यहाँ की जबान सिखाने के लिए आए तो थे वो लोग तिजारत के बहाने, मगर यहाँ पर हुकूमत करने लगे। अब हुकूमत करने के लिए उनके लिए जरूरी हो गया कि यहाँ के लोगों से बातचीत के जरिए वाकिफियत हासिल की जाए। तिजारत में बातचीत होना जरूरी है। तो इस तरह वो लोग क्या किए, तिजारत के बहाने आके हुकूमत करने लगे और बातचीत सीखने के लिए इस कॉलेज को कायम किए। देखिए कि उस जमाने में आम बोलचाल की जबान कौन सी थी? हिंदुस्तानी जबान थी। यानी आज जो उर्दू है, उस वक्त उसे हिंदुस्तानी जबान कहा जाता था। फारसी जो थी वो खास लोगों की जबान थी। शुमाली हिंद में फारसी का रिवाज था, और जनूबी हिंद में हमारे पास जो है वो हिंदुस्तानी जबान का रिवाज था। तो वो लोग क्या किए, अंग्रेजों को उर्दू सिखाने के लिए अरबी, फारसी और संस्कृत से किस्से कहानी को तर्जुमा करके उर्दू में पेश किए। इंसान क्या है, हमारी आदत है कि हम क्या करते, कहानी के जरिए, किस्सों के जरिए कोई चीज को जल्दी से सीख सकते। तो यहाँ पर हमारे पास पहले से अदब में अरबी, फारसी और संस्कृत के किस्से मौजूद थे। तो उस वक्त क्या हुआ, अरबी, फारसी, संस्कृत के जो किस्से थे उनको तर्जुमा करके हिंदुस्तानी जबान में लिखा गया। और वो कहाँ पर? फोर्ट विलियम कॉलेज में। उसको शुरुआत जो हुई अंग्रेजों को सिखाने के लिए लिखी गई। खासतौर पर मकसद यही था, ऐसा मकसद नहीं था कि खास तर्जुमा करके उर्दू जबान को तरक्की दी जाए, मगर गैर महसूस तरीके से बिलवास्ता तौर पर उर्दू नस्र में इजाफा हो गया। उर्दू नस्र में यहाँ पर फायदा हुआ, इर्तिखा हुआ दास्तानों का भी और उर्दू जबान का भी यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा। अब फोर्ट विलियम कॉलेज में सबसे अहम जो दास्तान है वो बागो बहार है। दास्तान का नाम है ये बागो बहार। ये जो दास्तान है सबरस, ये कहाँ की है? दक्कन की है। किसकी लिखी हुई है? मुलावजी की। कब लिखी गई? 1635 ईस्वी। ये सवाल आते हैं आपके इम्तिहान में। अब यहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज की दास्तानों में सबसे अहम दास्तान कौन सी है? बागो बहार। किसकी लिखी हुई है? ये मीर अमन की लिखी हुई है। उसके अलावा आराइश महफिल तोता कहानी जो हैदर बख्श हैदरी की लिखी हुई है। दास्तान अमीर हमजा खलील खां अश्क की लिखी हुई है। शकुंतला लल्लू लालजी कवि की लिखी हुई है। बेताल पच्चीसी, माधो नल और काम कुल्ला जो मजहर अली खां विला, इन तमाम की दास्तानें काफी मशहूर हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज के अलावा अंग्रेजों ने और एक कॉलेज कायम किया था, फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज, जो मद्रास में कायम किया गया था। वहां पर भी दास्तानों का फरोग हुआ, जहां इब्राहिम बीजापुरी, ये मुसन्निफ का नाम है, उन्होंने दास्तान जो लिखी वो दक्कनी अनवार ऐसा सहेली, ऐसे ही रहती ये बेटा ये। दास्तान का नाम है।
दक्कनी अनवार सहेली, इसका छोड़ो तर्जुमा छोड़ो किया। छोड़ो। मुंशी शमसुद्दीन अहमद, ये भी दास्तान लिखने वाले हैं, उन्होंने दास्तान अलिफ लैला का पहला उर्दू तर्जुमा किया। इन कॉलेजों में बड़े बड़े उर्दू अदब के मुसन्निफिन को बुलाकर दास्तानें लिखाई जाती थी और बेहतरीन दास्तान लिखने वालों को इनामात दिए जाते थे। तो एक दूसरे की तकलीद करते हुए ये लोग बेहतरीन से बेहतरीन दास्तानें उर्दू अदब में इजाफे का सबब बने। दास्तानें लिखी और वो दास्तानें उर्दू अदब में इजाफे का सबब बने। और इस तरह यहाँ पर जो मीर अमन की बागो बहार है, इसको भी इनाम दिया गया था। 200 साल हो गए ये दास्तान लिखकर, मगर आज भी ये दास्तान की अहमियत बहुत ज्यादा है। तो इसकी खास बात क्या है कि ये बहुत सादा और आसान जबान में लिखी गई, जो आम लोगों के लिए समझना आसान था। अंग्रेज तो समझे, जबान सीख लिए, मगर बाद के दौर में, आने वाले दौर में, ये बागो बहार दास्तान हमारे लिए भी बहुत ज्यादा पढ़ने और समझने में आसानी का सबब बनी। अच्छा, 18वीं सदी के शुमाली हिंद की और दीगर दास्तानों में क्या है? किस्सा महर अफरोज वो दिलबर, ईसवी खां उसके मुसन्निफ हैं। और किस्सा मलिक मोहम्मद वो गीती अफरोज, ये दास्तान है, इसके मुसन्निफ महर चंद महर। अजायबुल खसस, जो मुगल हुक्मरान शाह आलम सानी ने लिखी थी। जज्बे इश्क, सैयद हुसैन शाह हकीकत वगैरह, इनके मशहूर दास्तानें हैं। सबसे अहम जो दास्तान है 18वीं सदी में, नौ तर्ज मुरस्सा। देखिए ये बार बार आता है ये सवाल इम्तिहान में। ये जो बागो बहार है, अभी जो जिसके बारे में हम पढ़े, असल में ये बागो बहार का किस्सा किससे लिया गया? ये दास्तान से लिया गया। नौ तर्ज मुरस्सा, जो मोहम्मद हुसैन अता खां तहसील, इसके मुसन्निफ है, इनकी किताब है ये उर्दू की सबसे अहम दास्तान मानी जाती है। कब? 18वीं सदी में। और उसके अलावा लखनऊ भी उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा मरकज था। उसकी सबसे मशहूर दास्तान जो है, लखनऊ में लिखी जाने वाली दास्तान फसाने अजायब, दास्तान का नाम है, जिसे रजब अली बेग सुरूर ने 1824 ईस्वी में तहरीर किया। कौन लिखी? रजब अली बेग सुरूर। सवालात इसको कौन क्या थे कि मशहूर फसाने अजायब कहाँ की दास्तान है? लखनऊ की दास्तान है। किसने लिखा? रजब अली बेग सुरूर ने लिखा। कब लिखा? 1824 ईस्वी में लिखा। तो इस तरह से सवालात तैयार हो जाए, इसमें एक ही जुमले में 3 सवाल तैयार है। इसके अलावा अहम और दास्तान जो हम जायजा लेंगे, इंशाअल्लाह खा इंशा है, ये मुसन्निफ का नाम है। इन्होंने क्या लिखी है? रानी केतकी की कहानी, ये दास्तान लिखे, जो उर्दू की अहम दास्तान समझी जाती है। जिसमें खास बात क्या है? अरबी या फारसी के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए इसमें, और हिंदी आमेज बोलचाल की जबान का इस्तेमाल किया गया। यानी सिर्फ हिंदी, हिंदी जिसे हिंदी बोलते हैं, हिंदी की जबान नहीं, बल्कि उर्दू को ही हिंदी का नाम दिया जाता था। इसके बाद 18वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के आगाज तक उर्दू नस्र पर दास्तानों का गलबा रहा। कब से कब तक है दौर? 18वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के आगाज तक। दिल्ली, लखनऊ, कहाँ कहाँ लिखी गई दास्तानें? देखिए, दिल्ली लखनऊ के बाद भोपाल में भी दास्तानों की तरक्की का सिलसिला जारी रहा। बेशुमार दास्तानें अरबी, फारसी और संस्कृत जबानों से उर्दू में तर्जुमा की गई। बात किससे? खुद से लिखे गए तवाज़ात दास्तानें जिसे कहा जाता, और बात खुद से दूसरी जबानों से तर्जुमा करके लिखे गए। हकीकत पसंदी के हकीकत पसंदी के दौर के आगाज के साथ ही दास्तानों पर जवाल आया। देखिए यहाँ पर क्या बात है, यहाँ हकीकत पसंदी के दौर के आगाज, यानी जैसे ही इंसान ख्याली दुनिया या फिर कहानियों के दौर से निकल गया, वैसे तस्वुरात से बाहर आया, मशीनी दौर का आगाज हुआ, तो उसे फिर यह ख्याल पैदा हुआ कि ये जो हम कहानियां सुन रहे हकीकत में नहीं पाए जाते, और ये इस किस्म के दास्तानें लिखने से या फिर दास्तानें सुनने की फुर्सत अब इंसान के पास नहीं रही। तो ख्याली दुनिया के बजाय इंसान की हकीकी दुनिया से बढ़ती हुई मोहब्बत की वजह से दास्तान को जवाब हुई, और इसके बजाय नावल और अफसाने को उरूज हासिल हुआ। तो नावल क्या है देखेंगे हम, जैसे दूसरे किस्म नावल है। नावल क्या है? नावल अतालवी जबान के लफ्ज नॉवेलिस्ट से अख्त किया गया है। ये लफ्ज जब अंग्रेजी जबान ने अपनाया तो उसे नावल में तब्दील कर दिया है। तो अतालवी जबान का लफ्ज, और वो लफ्ज क्या था? नावेला। ये भी सवालात पूछे जाते कि नावल कौन सी जबान का लफ्ज है, और ये अतालवी जबान से पहले अंग्रेजी जबान में आया, अंग्रेजी जबान में उसको क्या नाम दिया गया, फिर हमारे पास उर्दू में आया तो उसका क्या सेंड नाम है? करते हैं मैम, जी बोलिए। ये नोट सेंड करते हैं मैम। आप सुनते सुनते नोट्स, जो भी अहम पॉइंट है आप उसको नोट कर सकते हैं ना। माशाल्लाह, आप लोग एमए उर्दू हाँ पढ़ चुके। हाँ, नोट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स छूट जा रहे हैं मैम, इसलिए पूछ रहे हाँ थे। कोई बात नहीं, आपको इंशाल्लाह बाद में आपको नोट्स वगैरह दिए जाएंगे, मगर तो यहाँ पर देखिए हम नावल के बारे में पढ़ रहे थे।
नावल यानी किस्सा या कहानी का एक ऐसा अंदाज होता है जिसमें जिंदगी की हकीकत को पेश किया जाता है। एक ऐसी बयानिया या तवील कहानी जिसमें किरदार और अमल सच्ची जिंदगी की तर्जुमानी करते हैं, यानी जो हकीकी वाक़यात हमारे पास पेश किए जाते हैं, जो रूनुमा होते हैं, वही नॉवेल में कहानी की शक्ल में बयां किए जाते हैं। ये जिंदगी का मुकम्मल आईना होता है। नावल में हकीकत निगारी को सबसे ज्यादा अहमियत हासिल होती है। ये अहम चीज है, देखिए, दास्तान में ख्याली दुनिया बसाई जाती है, तखय्युल तसव्वुर पाया जाता है, मगर नावल में हकीकत निगारी है। नावल में मौजू को पेश करने का अंदाज दिलचस्प होना चाहिए, कहानी मरबूत होनी चाहिए। वाक़यात जो कहानी से पैदा होते हैं उनका मकसद मौजू को आगे बढ़ाना होता है। उर्दू नावल में हर अहद, हर दौर के मसाइल, वाक़यात और इंसानी जज्बात को मौजू बनाया गया है। और क्या है मौज़ूआत नावल के, जैसे दास्तानों में क्या है, कहानी तवील किस्सा बयान किया जाता। नावल के मौज़ूआत में हुब्बुल वतनी यानी वतन से मोहब्बत का जज्बा, जमींदारों का जुल्म है, देहाती जिंदगी के बारे में है, इश्क है, ईसार है, कुर्बानी है, दोस्ती और जमालियाती इंसार, ये तमाम नावल के मौज़ूआत हैं। नावल की खूबी क्या है कि इसमें नावल में मौजू से मुतालिक सारी तफसीलात होती है। जैसे प्रेमचंद का एक नावल गोदान है, किसानों की जिंदगी के बारे में, इब्तिदा से लेकर आखिर तक उसमें तमाम तफसीलात देहाती जिंदगी के बारे में बयान की गई हैं। तो इस तरह वो नावल एक मौसर और कामयाब नावल शुमार किया जाता है। नावल के अज्जाए तरकीबी क्या है, किन हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं नावल? पहले तो मौजू है, फिर प्लाट है, किरदार है, मुकालमे है, मुकालमे यानी बातचीत को कहा जाता, मंजर निगारी है, जमा व मका है, कौन से जमाने से ताल्लुक रखता है नावल का वाक़या, नावल की कहानी, और उसके ज़बान व बयां है यानी नावल निगार का जो उसलूब है, और उसके अलावा नजरिए हयात यानी किस मौजू पर, जिंदगी के किस मौजू पर वो पेश किया जा रहा है, ये नावल के किरदारों में, नावल के अज्जा में ये एक अहम चीज शामिल है। ये अज्जाए तरकीबी कहलाते हैं। नावल का अगर हम आगे इर्तिफा देखेंगे तो ये सवालात आते, देखिए, उर्दू नावल की इब्तिदा किससे हुई, उर्दू का सबसे पहला नावल कौन सा है, तो हम ये डिप्टी नज़ीर नावल मिरातुल उरूस नावल का नाम है। ये मिरातुल उरूस लिखने वाले हैं डिप्टी नज़ीर अहमद, जो कब लिखा, 1869 ईस्वी में लिखा। इनके और दीगर भी नावल हैं, बदमाश है, तौबतुन नसूह है, फसाने मुब्तला है, इब्नुल वक्त है, अय्यामी, रूयाए सादिका जैसे नावलों में 19वीं सदी के मुस्लिम घरानों की समाजी जिंदगी को पेश किया गया। किस वजह से नावल लिखी है डिप्टी नज़ीर अहमद? घरानों में उस वक्त खराबियां जो गाया पाई जाती थी उनकी इस्लाह करना, यानी कोई तालीमी कमी है, वहाँ पर तालीम की ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा रही, तो तालीम को आम करने के लिए खवातीन की तालीम के तौर क्या फ़ायदे होते हैं, उस मकसद को सामने रखकर, मद्देनजर रखते हुए डिप्टी नज़ीर अहमद ने नावल लिखे। उसके अलावा नज़ीर अहमद के बाद नावल लिखने वालों में, नावल निगारों में पंडित रतननाथ सरशार, इनका एक नावल है फसाने आज़ाद, इसको भी उर्दू का दूसरा अहम नावल का दर्जा हासिल है। और उनके दीगर नावलों में पी कहाँ, सैर कोहसार, खुदाई फौजदार, कड़म धड़म वगैरह काबिल जिक्र हैं। सवाल कैसा आता, पहला नावल कौन सा है, मिरातुल उरूस, कौन लिखे, डिप्टी नज़ीर अहमद। दूसरा सवाल, फसाने आज़ाद क्या है, उर्दू का अहम नावल है, इसके मुसन्निफ कौन है, पंडित रतननाथ सरशार। रतननाथ सरशार के दीगर नावलों के नाम क्या है, ये नावलों के नाम है, कोई एक नावल का नाम दिया जाएगा, इसके मुसन्निफ का नाम क्या है। जैसे खुदाई फौजदार पूछा जाता है, खुदाई फौजदार के नावल निगार का नाम लिखिए, तो हम वहां पर लिखेंगे पंडित रतननाथ सरशार। मिसाल के तौर पर इब्नुल वक्त है, इब्नुल वक्त नावल निगार का नाम लिखिए, कौन है, डिप्टी नज़ीर अहमद। इस तरह और भी दीगर मुसन्निफिन का अगर हम जायजा लेंगे तो अब्दुल हलीम शरर, इन्होंने उर्दू में तारीखी नावल निगारी की बुनियाद डाली। तारीखी नावल निगारी क्या है, नावलों में जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारी तारीख है, उसके बारे में लिखे। उनके नावलों के नाम है मलिकुल अजीज वर्जीना, हसन अंजलीना और फ्लोरा फ्लोरेंडा वगैरह। तकरीबन उन्होंने 26 नावल लिखे। इनका सबसे मशहूर नावल किसका, अब्दुल हलीम शरर का सबसे मशहूर नावल जो है वो फिरदौसे बरी है। ये एक अहम पॉइंट है। राशिदुल खैरी, ये बहुत बड़े आलिम भी थे ना, राशिदुल खैरी को मुसव्विर गम कहा जाता है। किस वजह से, क्योंकि इन्होंने गमगीन नावल लिखे। शामिल जिंदगी इनका एक मशहूर नावल है। अहम अहम नावलों के नाम आ रहे, देखिए, ये फिरदौसे बरी अब्दुल हलीम शरर का नावल है, शामिल जिंदगी राशिदुल खैरी का नावल है। उसके बाद ये तो हम 19वीं सदी का जायजा ले रहे थे, यहाँ पर 20वीं सदी की इब्तिदा में उर्दू का अहम नावल उम्र जान अदा,
सुने होंगे आप इसका नाम। ये उर्दू का बहुत शाहकार नावल है। इसके नावल निगार का नाम है मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा। इस नावल के जरिए उर्दू नावल को एक नई दहशत अता हुई। उन्होंने इस नावल में तवायफ की जिंदगी के हिस्से को मौजू बनाकर नफ्सियाती तजिए को अदब में पेश किया। अच्छा, ये तो नावल निगार जो थे। यहाँ पर इनका हम जायजा लिए। यहाँ सबसे बड़ी जो तब्दीली आई नावल निगारी में, उर्दू नावल निगारी में, प्रेमचंद के नावलों की। प्रेमचंद उर्दू के पहले अफसाना निगार भी हैं और उसके अलावा नावल निगार भी हैं। नावल निगारी उनकी जो है वो पूरे एक अहद का अहाता करती है। यानी हिंदुस्तान के देहातों की जिंदगी के बारे में ज्यादा नावल लिखे हैं, उनके मौजूआत इन्हीं ज्यादा है, जिनमें गोदान शामिल है जो हिंदुस्तानी किसानों की जिंदगी का आईनेदार है। उसके अलावा निर्मला है, बाजार हुस्न है, जलवे इसार है, गोशे आफियत है, मैदान अमल, बेवा वगैरह इनके मशहूर नावल हैं, जिनमें समाजी मसाइल और भेदभाव के अलावा किसानों की जिंदगी के मसाइल को पेश किया गया। इनके अलावा नियाज फतेहपुरी, ये भी एक अहम नाम है। उन्होंने शहाब की सरगुज़िश्त और शायर का अंजाम नावल पेश करके रूमानी नावल निगारी का आगाज किया। ये भी सवाल आता कि नियाज फतेहपुरी किस किस्म के नावल निगार हैं, तो हम वहाँ पर लिख सकते हैं कि इनकी जो नावल है उनमें रूमानियत पाई जाती। और ये शहाब की सरगुज़िश्त, ये सवाल पूछा गया था, ये नावल किसका है, तो हम वहाँ पर लिखेंगे कि नियाज फतेहपुरी का है। अच्छा, तरक्की पसंद तहरीक जो हमारी उर्दू अदब की एक अहम तहरीक है। यहाँ पर तरक्की पसंद तहरीक के नावल निगारों ने हर किस्म की हकीकतों को नावल में पेश किया। 1936 ईस्वी में इसका आगाज हुआ था। उर्दू को तरक्की देने के लिए मुख्तलिफ किस्म के अदीबों और शायरों ने मिलकर इस तहरीक का आगाज किया था। तो यहाँ पर असनाफ सुफन, हमारे जो असनाफ है उर्दू अदब की, उसको भी बहुत ज़्यादा इससे तरक्की मिली। तो यहाँ पर नावल निगारी में भी तरक्की पसंद मुसन्निफिन का बहुत अहम हिस्सा है। हाजी अब्दुल गफ्फार ये नावल निगार है। उनके जो नावल का नाम है लैला के खतूत। लैला के खतूत ये नावल है, खतूत नहीं है। अक्सर कंफ्यूज करने के लिए इस किस्म का सवाल आता कि लैला के खतूत क्या है, क्या ये खत का मजमुआ है, खतूत का मजमुआ है, मकतूबात है, क्या है, ये सवाल पूछ हो जाता। तो वहां पर हम लिखेंगे जवाब में कि ये नावल है। कौन लिखे? ये हाजी अब्दुल गफ्फार। उर्दू का पहला तरक्की पसंद नावल कहा जाता है। उर्दू का पहला नावल मिरातुल उरूस को कहा जा रहा है, और उर्दू का पहला तरक्की पसंद नावल, उसका नाम है लैला के खतूत, और लिखने वाले नावल निगार का नाम है हाजी अब्दुल गफ्फार। तरक्की पसंद तहरीक के जेर असर और एक मशहूर नावल है, सज्जाद ज़हीर ने लिखा। सज्जाद ज़हीर तरक्की पसंद तहरीक को आगे बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा किए। लंदन की एक रात, ये भी नावल का नाम है, लंदन की एक रात, जिसमें शऊर की रौ की टेक्निक को पहली बार इस्तेमाल किया गया। ये एक किस्म का तजुर्बा यहाँ पर इस नावल में किया उन्होंने। तरक्की पसंद मुसन्निफिन के जरिए लिखे जाने वाले दीगर नावलों में कृष्ण चंद्र का नावल है शिकस्त, अजीज अहमद का नावल है गुरेज, इस्मत चुगताई का नावल टेढ़ी लकीर, मोहम्मद अहसन फारूकी का नावल है शामी अवध, राजेंद्र सिंह बेदी का नावल है एक चादर मैली सी। ये तमाम नावल काफी मशहूर हुए। टेढ़ी लकीर सवाल दिया जाता है, टेढ़ी लकीर किसका नावल है, हम वहां पर लिखेंगे इस्मत चुगताई का। गुरेज किसका नावल है? अजीज अहमद का। शिकस्त किसका नावल है? कृष्ण चंद्र का। इस तरीके से इसमें से मुख्तसर सवाल बनते हैं। आज़ादी के बाद अहम नावल निगारों में खुर्रतुल ऐन हैदर सरे फहरिस्त हैं। बहुत मशहूर नाम है, देखिए, खुर्रतुल ऐन हैदर। उनका पहला नावल मेरे भी सनम खाने। इसके अलावा भी और उनके कई नावल हैं, ये पहला नावल है। सवाल पूछा जाता है कि खुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नावल कौन सा है, तो हम वहां पर जवाब लिखेंगे मेरे भी सनम खाने। और उनके मशहूर नावल, कई नावल हैं उनके, सबसे मशहूर नावल जो है वो आग का दरिया है। न सिर्फ खुर्रतुल ऐन हैदर का बल्कि उर्दू अदब का भी शाहकार नावल माना जाता है। तकसीम के बाद, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तकसीम के बाद जो भी फसादात हुए, जो भी नुकसानात और हादसात से यहाँ के लोगों को, वहाँ के लोगों को दो चार होना पड़ा, उन चीज़ों का दर्द महसूस करते हुए हमारे जो अदीबों ने नावल लिखे, उस उनमें कई मशहूर नावल हैं। चंद नावलों का जिक्र की मैं यहाँ पर। उदास नस्लें, जिसके मुसन्निफ अब्दुल्ला हुसैन हैं। आंगन, मुसन्निफा हैं खदीजा मस्तूर। लहू के फूल, हयातुल्लाह अंसारी। अलीपुर का एली, मुमताज़ मुफ्ती वगैरह अहमियत के हमें। और भी बहुत सारे नावल हैं, नावलों के नाम आते हैं यहाँ पर। तो मुख्तसर सवालात में पूछा जाता है उदास नस्लें किसका नावल है, कौन से मौजू पर लिखा गया था, किस वजह से शोहरत मिली, आंगन किसका नावल है। ये बार बार आने वाले सवालात मैं आपके आप सामने रख रही हूँ। और इसके बाद हाजी अब्दुल सत्तार है। ये भी एक उर्दू के बहुत बड़े
तारीखी मौज़ूआत पर लिखने वाले नॉवेल निगार है। इससे पहले हम जो पढ़े थे वो काजी अब्दुल गफ्फार थे। यहाँ पर जो नाम आ रहा है काजी अब्दुल सत्तार। तो यहाँ पर इन्होंने तारीखी नावल लिखी जिसमें दारा शुकूर, सलाउद्दीन अय्यूबी इनके नावलों के नाम हैं। अच्छा, हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली बड़ी अहम मुसन्निफ़ा है, नावल निगार है जिलानी बानो। उनका नावल है ऐवान गज़ल और बारिश सन। अभी हयात है ये, हैदराबाद में रहती हैं, बहुत मशहूर है। तो इनके ये नावल के बारे में सवाल आया था, ऐवान गज़ल किसका नावल है, तो हम वहाँ पर लिखेंगे जिलानी बानो। उसके अलावा इंतजार हुसैन का नाम भी अहम नावल निगारों में शुमार किया जाता है। इनके नावलों के नाम है चांद गहन, बस्ती, तस्करा वगैरह। और भी कई अहम नाम यहाँ पर नहीं लिखी हुए, मगर जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वो तमाम चीज़ों का हमको तस्करा मिल जाएगा, हम तमाम चीज़ों के बारे में जान लेंगे। तो ये था नावल के बारे में तस्करा। जी, तो ये था दास्तान और नावल का मुख्तसर जायज़ा, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप मुख्तसर जितना भी हो सके आप अपनी तरफ से पॉइंट्स की शक्ल में नोट बनाने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है कि आज की क्लास में कोई तेज़गी नहीं रही होगी। दास्तान और नावल का जितना हो सके मैंने उसका जायज़ा लेने की कोशिश की है।